हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेघा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 पे, कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाया, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर्स देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। ये विनर्स निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, तुम्हारे लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 पे सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है। वॉज द साइंटिफिक रिवोल्यूशन ट्रूली अ रिवोल्यूशन? डिस्कस दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। डिस्कस द लेगेसी ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था, क्या ट्रूली वो एक रिवोल्यूशन था? इसको डिस्कस करना है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो उस टाइम पे हुई थी उसके बारे में बात करना है यूरोप पर। इंट्रोडक्शन से हम अपना आंसर हमेशा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो कि यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में हुआ था। इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कैसे किसी चीज़ को सोचते हैं, उसकी कैसे रीजनिंग बनाते हैं और कैसे दुनिया को समझते हैं। बेसिकली यही होता है इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था वो एक सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। बेसिकली साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने क्या किया था कि जो लोगों की सोचने, समझने और समझाने की जो कैपेसिटी होती है, जो या फिर वे होता है, उसको कम्प्लीटली उसमें शिफ्ट आ गया था, ठीक है। किस टाइम पे? 16th एंड 17th सेंचुरीज़ के टाइम पे। इस पीरियड में क्या हुआ था कि जो भी नेचर हो, यूनिवर्स हो या फिर ह्यूमन नॉलेज हो, इन सब के बारे में जो भी ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव या नोशंस थे, जो भी ट्रेडिशनल विचारधाराएं थी, उन सब को चैलेंज किया गया था, ठीक है। साइंटिस्ट जैसे कि निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीलाई, जोहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन, इन सब ने मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन रखा बेसिकली, ठीक है। हिस्टोरियंस मतलब कि हिस्टोरियंस इस पर डिबेट हमेशा करते हैं कि ये जो पूरा ये जो पूरा मतलब जो इसको मतलब जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था वो उसको मतलब एक्चुअल में रिवोल्यूशन माना जाए, या फिर इसको एक होता है ना कि इवोल्यूशन, जो नॉलेज का एवोल्यूशन होता है ना समय के साथ, वो माना जाए। रेवोल्यूशन बेसिकली और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रेवोल्यूशन मीन्स होता है कि जैसे जो मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने बेसिकली सब कुछ ही बदल दिया, चाहे वो पर्सपेक्टिव हो, लोगों का नॉलेज हो, किसी चीज़ पे कोई विचारधाराएं हो, ठीक है। उसको जो चीज़ बहुत तेज़ी से कम्प्लीटली बदल देना जो होता है,
वो रेवोल्यूशन होता है। कम्प्लीटली एक सिचुएशन है उसको 360 डिग्री घुमा देना, बेसिकली वो रेवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो कोई चीज़ है, उसमें और ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल रही है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ के नॉलेज मिलने से वो और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो सब बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, मतलब डिबेट करते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन था, एक्चुअल रेवोल्यूशन, या फिर जस्ट नॉलेज का जो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन बेसिकली देखो, रेवोल्यूशन फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से जो बदलाव आ जाते हैं उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और एवोल्यूशन होता है जो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, बहुत लंबे समय लेके जो चेंजेस आते हैं उसको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का ये चल रहा था कि ये रेवोल्यूशन था, ये एवोल्यूशन था, सॉरी साइंटिस्ट का कह रही हूँ, हिस्टोरियंस में ही हमेशा डिबेट चलते रहता था, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट समझा। ये एक इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया। यूरोप में कब हुआ था? 16-17 सेंचुरी में हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी ट्रेडिशनल नोशंस थे लोगों के उसको वो चैलेंज किए गए थे। इस टाइम पे कौन कौन से साइंटिस्ट निकल के हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन रखी, यहाँ पे आपको नाम दिए हैं, वो आपको रट लेना है। और हिस्टोरियंस डिबेट कर रहे थे कि क्या ये एक्चुअल रिवोल्यूशन था या फिर एवोल्यूशन था नॉलेज का, बेसिकली, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको लिख लेना है। अब ग्राउंड्स फॉर रिगार्डिंग द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एज अ रिवोल्यूशन, ये बेसिकली रिवोल्यूशन था या नहीं, उसके लिए क्या ग्राउंड्स है वो देखते हैं। किस बेसिस पे इसको रिवोल्यूशन माना जा सकता है, उन पॉइंट्स को समझेंगे बेसिकली यहाँ पे हम। चेंजेस इन कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था ना, साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो जब हुआ ना, तो उसने एक बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट चली आ रही थी अर्थ के बारे में, कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है। अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। ये जो कॉन्सेप्ट चली आ रही थी, ये जो लोगों की बिलीफ थी, उसको सबसे पहले चैलेंज किया गया। कोpernicus ने एक हेलोसेंट्रिक थियरी प्रपोज की, जिसने फंडामेंटली जो ह्यूमैनिटी की अंडरस्टैंडिंग थी ना, कॉस्मोस के बारे में जो समझ थी लोगों की, उसको पूरी तरीके से बदल दिया, ठीक है। किसने ये करी थी? हेलोसेंट्रिक थियरी किसने प्रपोज करी थी? कोpernicus ने, ठीक है। जो भी रिलीजियस बिलीफ पहले से लोगों के चले आ रहे थे, उस पर सवाल उठने लगे और नॉलेज को एक नया डायरेक्शन मिला, ठीक है। क्या कहते हैं, हेलोसेंट्रिक जो थियरी थी, पहले मैं सोच रही हूँ उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। कोpernicus जिन्होंने हेलोसेंट्रिक थियरी जो प्रपोज की थी, बेसिकली वो थियरी क्या कहती है कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है, और जो अर्थ है और भी अदर प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहते हैं, हेलोसेंट्रिक थियरी थी। हेलियोस का मतलब सन होता है। हेलो यहाँ पे हेलो जो लिखा हुआ है ना, वो हेलो वाला नहीं है जो हम कॉल करते हैं और हेलो करते हैं, वो हेलो नहीं है। बेसिकली हेलोसेंट्रिक वर्ड्स को जब तोड़ेंगे तो हेलो जो होता है, हेलियोस, इसका मीन्स सन होता है और सेंट्रिक मीन्स कि सेंटर पे, ठीक है। तो फिर पहले लोगों का मानना था कि अर्थ सेंटर पे, ये अपना अर्थ है, ये सेंटर पे है, ठीक है, ये अपना अर्थ सेंटर पे, और इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। पहले लोग ये, बट जो नए साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बिलीफ को चैलेंज किया और उन्होंने क्या कहते हैं, जो उन्होंने हेलोसेंट्रिक थियरी प्रपोज की कि सन जो है, ये यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ये सन है ना, ये अपने सूरज चाचू हैं, इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। इन्होंने ये थियरी प्रपोज कर दी, ये नई थियरी प्रपोज कर दी चैलेंज करके। तो जो भी हमारी जो नॉलेज थी कॉस्मोस के रिगार्डिंग, तो वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गई, बहुत चैलेंज हुई। इस थियरी ने कम्प्लीटली उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल दी। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट वही था कि चेंजेस इन कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स देखते हैं। जो भी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते थे, साइंटिफिक मेथड्स मीन्स कि
वो मेथड जो हम एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह जो भी साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन या फिर कुछ भी होता है उससे रिलेटेड जो उसको करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें भी डेवलपमेंट आया, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीज़न, ये तीन चीज़ किसी नॉलेज की बेसिस बन गई और एविडेंस को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी मिलने लगी सुपरस्टिशन और ट्रेडिशनल बिलीफ की जगह पे। जैसे कि आप देख लो कि रात में नेल्स नहीं काटते, तो ये एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, सुपरस्टिशन है, उससे कुछ ये हो जाता है, नुकसान होता है, फलाना ढिमकाना जो भी चलता है हमारा, वो एक ट्रेडिशनल बिलीफ है। लेकिन अब इसका एविडेंस क्या है, जो हमें लॉजिक दिया जाता है इसके बिहाइंड कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, उसके पीछे एविडेंस क्या है, कुछ नहीं है, तो साइंटिस्ट इसको नहीं सही मानेंगे, ठीक है। अगर एविडेंस नहीं है किसी चीज़ की तो वो चीज़ सही नहीं है, एविडेंस है तभी वो चीज़ रीज़नेबल है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बेसिकली क्या हुआ कि एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी, ठीक है। ट्रेडिशन और जो ट्रेडिशनल और सुपरस्टिशन जो था, ट्रेडिशनल बिलीफ और सुपरस्टिशन था उसके ऊपर, और साइंटिस्ट का जो रिसर्च था वो और ज़्यादा सिस्टमैटिक बन गया और नए मेथड्स यूज़ होने लगे, जो भी सच्चाई है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। इसने मॉडर्न साइंस के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया बेसिकली इसने, ठीक है। Development of new fields of knowledge. Significant progress was made in fields such as एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब फील्ड्स में भी बहुत सारे प्रोग्रेस हुए। नई डिस्कवरीज़ ने पुरानी थियरीज जो थी उसको चैलेंज किया और जो नॉलेज का स्कोप है वो और तेज़ी से बढ़ने लगा और साइंटिफिक रिसर्च को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलने लगी और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग सोसाइटी में होने लगी, ठीक है। डिक्लाइन इन द चर्च इन्फ्लुएंस। मिडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि जो चर्च था वो प्राइमरी सोर्स माना जाता था नॉलेज का। साइंटिफिक डिस्कवरीज़, बहुत सारे चर्च में साइंटिफिक डिस्कवरीज़ चैलेंज होने लगी। लोग जो है वो रीज़न और एविडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, महत्व देने लगे। इससे क्या हुआ कि जो रिलीजियस डोमिनेंस था उसमें डिक्लाइन हो गया और फॉस्टरिंग द, इससे लोगों के अंदर, अब देखो आपको एक जो ऑलरेडी थॉट है, जो चीज़ एक मान लो एक थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करती है और वही आपको सिखाया जा रहा है और वही आप उसी को सच मान के चल रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के बारे में अपने से सोच समझ के एविडेंस देख के एक थॉट जनरेट करते हो अपनी खुद की समझ से, उसको इंडिपेंडेंट थॉट कहते हैं। तो जब जो रिलीजियस डोमिनेंस है वो ख़त्म होने लगा तो लोगों में जो इंडिपेंडेंट थॉट था वो बढ़ने लगा। ऑनसेट ऑफ द मॉडर्न एरा, जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था उसने बेसिकली मॉडर्निटी के डेवलपमेंट के लिए रास्ता बेसिकली बनाया, ठीक है। इससे क्या, इट इन्फ्लुएंस द एनलाइटमेंट मूवमेंट, जो एनलाइटमेंट मूवमेंट हुआ था उसको भी इसने खूब इन्फ्लुएंस किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी खूब इन्फ्लुएंस किया। इट एक्सेलरेटेड द साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होने लगा और जो सोसाइटल चेंज है वो उसने बहुत स्पीड पकड़ लिया। तो इसीलिए इसको एक जेन्युइन रेवोल्यूशन मान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझाते हैं कि ये कैसे रिवोल्यूशन है, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअली में ये रेवोल्यूशन है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, देखते हैं ये जो रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था इसके रिगार्डिंग। पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस थे वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन को मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखते थे। ऊपर मैंने समझा दिया इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उनके हिसाब से इसने ह्यूमन नॉलेज का जो पूरा जो इंसान की जितनी समझ थी ना उसको पूरी तरीके से बदल दिया और साइंस को रिलीजियस कंट्रोल से बेसिकली आज़ाद कर दिया और मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया। इसीलिए इसको हम रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन सडनली नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, बहुत सारी, इट वाज द रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ नॉलेज एंड डिस्कवरीज। बहुत सारी नॉलेज और डिस्कवरीज़ का रिजल्ट है बेसिकली। होता है ना कि आज उठे और कल से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। समय के साथ, नॉलेज गेन करने के साथ, डिस्कवरीज़ के बाद बेसिकली ये रेवोल्यूशन हुआ था। मेडाइवल स्कॉलर्स मानते हैं कि मेडाइवल स्कॉलर्स का भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इस रेवोल्यूशन में। इसका ये हुआ कि इसीलिए इसको एक ग्रेजुअल रिवोल्यूशन का प्रोसेस मान सकते हैं हम। और ये पर्सपेक्टिव जो है
दिस पर्सपेक्टिव कंसिडर द टर्म रेवोल्यूशन टू बी, और ये जो पर्सपेक्टिव है ना, जो कि मतलब ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, सडनली कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, रेवोल्यूशन अचानक से हो जाता है और एवोल्यूशन धीरे धीरे समय के साथ होता है। तो वही कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसको हम रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते। अगर हम इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं तो ये जो पूरी जो रेवोल्यूशन हुई थी, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें जो जो चीज़ें हुई थी उसके पूरे पर्सपेक्टिव को लिमिट करना हुआ अगर हम इसको रेवोल्यूशन बोलेंगे तो, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल हिस्टोरियंस एम्फेसाइज द सोशल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, और उनका कहना था कि ट्रेड, अर्बनाइजेशन और जो एजुकेशन का एक्सपेंशन है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट को एनकरेज करता है। और साइंस एक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट का जो डिस्कवरीज होता है उसका सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, इसमें सोशल चेंजेस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइंस में, ठीक है। इसीलिए साइंटिफिक क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन इज़ व्यूड एज अ ब्रॉड सोशल प्रोसेस, ठीक है। कल्चरल इंटरप्रिटेशन देखिए, कुछ हिस्टोरियन इसको कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी मानते हैं। उनके हिसाब से लोगों की इसके बाद मतलब ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद लोगों के माइंडसेट बहुत चेंज हुए हैं, दुनिया को लेके उनकी समझ बदली, रीज़न, एक्सपीरियंसेस और क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी और कल्चर वैल्यूज शिफ्ट होने लगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि जो विमेंस का हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हिस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है उसको इनफ रिकग्निशन नहीं मिली है, ठीक है। विमेंस का जो पार्टिसिपेशन था साइंस के फील्ड में वो बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। और इसका ये हुआ है कि जो वो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का है उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और इसको कॉल फॉर और ज़्यादा इंक्लूसिव हिस्ट्री होनी चाहिए, ये मतलब जो फेमिनिस्ट है उनका कहना है, ठीक है। तो इससे एक नया डायमेंशन भी मिला हिस्टोरियोग्राफी को। इम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन का सोसाइटी और कल्चर पे इम्पैक्ट किया था। डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसने रीज़न और रैशनैलिटी को प्रायोरिटाइज़ किया, तो लोग जो है वो ट्रेडिशनल बिलीफ को पे सवाल करने लगे, चुपचाप फॉलो करने की जगह वो सवाल करने लगे कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें क्यों करना है, ठीक है। और अगर वो उसकी रीजनिंग ये लॉजिकल हुई और रैशनल होती थी तो लोग मानते थे, नहीं होती थी तो लोग डिस्कार्ड करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे साइंटिफिक आउटलुक भी एक्सपेंड हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुआ और ज़्यादा, इससे मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कल्चर में के डेवलपमेंट हुई बेसिकली। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, नई डिस्कवरीज़ क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन में नई डिस्कवरीज़ हुई, यूनिवर्सिटीज़ और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और बनने लगे, डेवलप हुए हैं, और जो नॉलेज था वो और ज़्यादा, जो नॉलेज का जो पूरा वो था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और रिसर्च और स्टडी को एनकरेज करने लगा गया और सोसाइटी और ज़्यादा अवेयर और एजुकेटेड हो गई। एनकरेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ ने मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक रास्ता बेसिकली खोल दिया, नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप होने लगे, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मोमेंटम मिल गया, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी फाउंडेशन बेसिकली तैयार हुआ, है ना। चेंजेस इन द रिलीजियस एंड सोशल थिंकिंग, साइंटिफिक आइडियाज़ चैलेंज्ड रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। जो भी साइंटिफिक आइडियाज़ थे उन्होंने रिलीजियस बिलीफ को खूब चैलेंज किया और क्या कहते हैं, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो टेंडेंसी होती है लोगों में उसको खूब बढ़ावा मिला। इससे सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ में भी चेंजेस आए और इंडिविजुअल इंटेलेक्ट एंड रीज़न जो होता है वो गेन्ड इम्पॉर्टेंस, ठीक है। इससे दिस इन्फ्लुएंस वॉज सिग्निफिकेंट इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इम्पैक्ट ऑन द एनलाइटमेंट मूवमेंट, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन थे वो एनलाइटमेंट मूवमेंट को उन्होंने खूब इन्फ्लुएंस किया था, इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने खूब इन्फ्लुएंस किया था किसको, एनलाइटमेंट मूवमेंट जो 18th सेंचुरी में हुई थी उसको। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और रीज़न, इन सबको स्ट्रेंथ मिली। पॉलिटिकल और सोशल जो भी रिफॉर्म्स हुए थे वो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म की डिमांड बढ़ने लगी और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो भी इवॉल्व हुई और यूरोपियन सोसाइटी एक बहुत ही तगड़े चेंज से गुजरी, ठीक है। कंक्लूज़न में आप लिख देना कैसे इसने यूरोप के हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, कैसे चेंजेस आए, फिर आप और भी चीज़ें मतलब रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इन सब का जो है ये सब मिला के अलग अलग हिस्टोरियंस की थिंकिंग करके आप अपना कंक्लूज़न खुद से लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 1 पूछूंगी।
What movement beginning in 14th century Italy? What movement beginning in 14th century Italy sparked a renewed interest in classical antiquity and reshaped European art, literature and thought? ठीक है, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो 14th सेंचुरी के स्टार्ट में इटली में हुआ था, जो भी मतलब क्लासिकल थॉट्स थे उसको कम्प्लीटली रीशेप कर दिया यूरोप में, आर्ट, लिटरेचर और थॉट्स को कम्प्लीटली रीशेप कर दिया, किस मूवमेंट ने? ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जो भी नोशंस थे पहले से जो नोशंस चले आ रहे थे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, यूनिवर्स और नेचर के बारे में जो पहले से नोशन थे उनको ट्रांसफॉर्म करने में क्या साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन रहा अर्ली मॉडर्न यूरोप में, बताना है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द चेंजिंग हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब चलो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन 16th एंड 17th सेंचुरी यूरोप ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड। जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन 16th और 16वीं 17वीं शताब्दी में जो यूरोप में हुआ था वो बहुत सारी चेंजेस लेके आया नॉलेज में और लोगों के थॉट्स में। इस पीरियड से पहले लोग जो थे उनका यूनिवर्स और नेचर के लिए जो परसेप्शन था वो रिलीजन पे बेस्ड था कम्प्लीटली। और जो एंशंट ग्रीक स्कॉलर थे पर्टिकुलरली एरिस्टोटल और टॉलेमी के बेसिकली आइडियाज़ पे बेस्ड था, क्या लोगों का जो भी यूनिवर्स और नेचर को लेके परसेप्शन था वो। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन बिलीव्स को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीज़न के थ्रू चैलेंज करा, thereby laying the foundation of modern science. Changes in perception regarding the universe and nature. Refutation of the geocentric theory. Refutation of the geocentric. देखो, अर्थ सेंटर पे वो जो थियरी पहले से लोग मान के चलते थे उसका पहले डिनायल वहीं से शुरू करते हैं। मेडाइवल पीरियड में ये माना जाता था अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट हुए निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने हेलोसेंट्रिक थियरी प्रपोज की कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, इंस्टीड सन सेंटर पे है। ठीक है, उन्होंने हेलोसेंट्रिक थियरी प्रपोज की। इसके हिसाब से सन जो है वो सेंटर पे रहता है और अर्थ उसके अराउंड घूमते रहता है। इस आइडिया ने क्या कहते हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे उसको चैलेंज किया और एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट हुआ। इस आइडिया के प्रपोजल के बाद ह्यूमैनिटी मतलब जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी कॉस्मोस के बारे में उसमें एक होता है ना कि बहुत ही भयंकर शिफ्ट हुआ। एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट मीन्स कि एक सडन शिफ्ट हो गया, लोगों की पूरी इस टॉपिक के बारे में जो भी परसेप्शन था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। किसके बाद? हेलोसेंट्रिक थियरी आने के बाद जो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है, उससे पहले कौन सी थियरी चल रही थी? जियोसेंट्रिक थियरी चल रही थी। सिग्निफिकेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो गैलीलाई ने जो बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज करी, किस चीज़ के थ्रू? टेलीस्कोप यूज़ करके। उन्होंने लूनर सरफेस, जुपिटर्स, मून्स एंड सनस्पॉट, इन सब चीज़ों को पढ़ा और ये डिस्कवरी ने एक्सपोज किया कि जो पुरानी थियरीज़ थी उनमें जो फ्लॉज थे उसको एक्सपोज कर दिया इन डिस्कवरीज़ ने। कौन सी डिस्कवरीज़ ने? लूनर सरफेस, जुपिटर, मून, सनस्पॉट, इन सब की जो पढ़ाई करी गैलीलियो ने, वो जो उन्होंने थियरीज़ दी वो पढ़ने के बाद वो दी और जो भी डिस्कवरीज़ करी उसको पढ़ने के बाद उसने जो पुरानी थियरीज़ के जो फ्लॉज थे उसको एक्सपोज कर दिया और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसको खूब इम्पोर्टेंस मिली और साइंटिफिक एविडेंस की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। मीन्स कि जो साइंटिफिक एविडेंस अब एक बात बताओ कि क्या कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस की इंक्रीज़ होना मतलब कि क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? पहले से जो ओल्ड थियरीज़ थी, ओल्ड थियरीज़ पे जब स्टडी किया जा रहा है तो वो कम्प्लीटली गलत निकल रही हैं। ठीक है, और जो नई साइंटिफिक थियरीज़ आ रही हैं वो सही निकल रही हैं और एविडेंस के साथ है। तो इससे क्या हुआ कि साइंटिफिक एविडेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि वो सच को जो सच है, एक्चुअल सच है, उसको बाहर लेके आ रहा है। तो वही धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया। न्यू थियरी ऑफ प्लानिटरी मोशन, जोहान्स केपलर ने क्या कहते हैं लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन थियरी फॉर्मुलेट किया
और उन्होंने जो मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे प्लैनेट्स जो है वो ओवल शेप मतलब कि क्या कहते हैं सर्कुलर में भी नहीं घूमते हैं, ओवल शेप में घूमते हैं। ऐसे ये सर्कुलर हो गया, ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसे ओवल शेप में घूमते हैं, ऐसे ओवल शेप में घूमते हैं प्लैनेट्स, ऐसे घूमते हैं सन के अराउंड। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि ऑर्बिट जो है वो ओवल शेप्ड होता है, ना कि सर्कुलर होता है, और डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा मतलब प्रिसाइज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स की बनी लोगों में, और जो मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लगा, और एस्ट्रोनॉमी को एक नया डायरेक्शन मिला। डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन फॉर्मुलेट किया, और उन्होंने नेचर कैसे स्पेसिफिक लॉज पे ऑपरेट करता है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। इससे जो यूनिवर्स का जो आइडिया था और जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चेंज हो गई और साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गई। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नेचुरल फिनोमिनन के रिगार्डिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी अब पॉसिबल हो पा रहे थे, मींस एंड इससे क्या हुआ कि मॉडर्न फिज़िक्स में भी खूब डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन नेचर, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो नेचर को एक सब्जेक्ट की तरह लेके चलता है, एक मतलब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट की तरह, ना कि कोई मिस्टीरियस फोर्स की तरह जो ट्रेडिशनल और रिलीजियस बिलीव्स में मानते हैं कि सम मिस्टीरियस फोर्स आर डूइंग एवरीथिंग। उसकी जगह जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है वो नेचर को एक सब्जेक्ट की तरह मान के चलता है। एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इन सब पे इम्फेसिस डालना, उसके बाद क्या कहते हैं नेचुरल फिनोमिनन को समझने के लिए एफर्ट्स लगाना लॉजिक और एविडेंस के बेस पे, ये सारी चीज़ें होने लगी। इससे क्या हुआ कि चीज़ों को एक साइंटिफिक आउटलुक मिला, और इसने मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन भी स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है, अभी देखो कि अभी बेसिकली अभी बेसिक्स ये डाल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जो डिस्कवर हो रही है वो बेसिक्स बन रही हैं साइंस की। अब इसमें जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो और आगे भी चीज़ें उसके बाद और क्या है और डेप्थ में हम जा सकते हैं। तो मॉडर्न साइंस के फाउंडेशन की तरह काम किया, तो इसीलिए बार बार ये बोल रहा है कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस ये आ रहा है। इससे अब आप आगे से समझ जाना वाई दिस इज़ कमिंग अगेन एंड व्हाट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चेंजेस इन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द साइंटिफिक नोशन, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, अर्ली हिस्टोरियंस जो थे वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन को एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन मानते थे। उनके हिसाब से इसने जो भी मेडाइवल सुपरस्टिशन थी या फिर एक होता है ना एंड अनशेयर्ड इन मॉडर्न साइंस थी, इन सबको हटा ही दिया पूरी तरीके से। साइंस को एक प्रोग्रेस का सिंबल देखने लगे और साइंटिस्ट जो थे वो हीरोज़ की तरह हीरोज़ बन गए, और ये पर्सपेक्टिव बहुत लंबे समय तक डोमिनेंट रहा। ठीक है, रिवीजनिस्ट पर्सपेक्टिव। बाद में हिस्टोरियंस ने इस व्यू को क्रिटिसाइज़ भी किया। उनका मानना था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन सडनली नहीं हुआ है, बल्कि बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है। ये जो इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुआ है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और बहुत सारी आइडियाज़ जो ओल्डर आइडियाज़ है उनकी मदद से एक नया साइंस आया है। ठीक है, तो इसको एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच है हिस्टोरियोग्राफी के लिए। सोशल हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, सोशल हिस्टोरियंस साइंस को क्या कहते हैं सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एग्जामिन करके कहते हैं कि उनका कहना है ट्रेड, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने साइंटिफिक प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस किया। तो साइंस जो है वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट का अकेले अचीवमेंट नहीं है, बट इसमें सोशल कंडीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और दिस ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। कल्चरल पर्सपेक्टिव, कल्चरल हिस्टोरियंस का मानना है कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वो कैसे साइंस ने लोगों की थिंकिंग और लाइफस्टाइल को बदल दिया, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कल्चरल हिस्टोरियंस। रैशनलिज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंकरेज हुआ, और नया एक होता है ना नॉलेज का एक नया कल्चर इमर्ज हुआ। ये बेसिकली बोलते हैं ग्रेटर और साइंस और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ग्रेटर अटेंशन मिलने लगी। फेमिनिस्ट का कहना है कि क्या कहते हैं जो फेमिनिस्ट और विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे उनको जो मतलब बहुत लिमिटेड एक्सपोजर मिला है। ठीक है,
उनको इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं मिली है हिस्ट्री में। उनका बहुत जगह पे कंट्रीब्यूशन को लिमिट कर दिया गया। इससे और मतलब और ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए था हिस्ट्री को। इससे साइंटिफिक रेवोल्यूशन की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है कि उस टाइम पे वुमेन्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ क्या था। तो ये था लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस मैंने आपको समझा दिया है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीज़न बेसिस बन गया नॉलेज का। इससे नई डायरेक्शन मिली साइंटिफिक रिसर्च को, विच इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेज। राइज ऑफ रैशनलिज्म, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रीज़न और रैशनैलिटी को मिलने लगी। लोग जो है वो ट्रेडिशनल बिलीफ को क्वेश्चन करने लगे और क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होने लगा। इंडिपेंडेंट आइडिया फ्लरिश होने लगा और मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कल्चर इमर्ज हुआ। इम्पैक्ट ऑन द इनलाइटमेंट मूवमेंट। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ इनलाइटमेंट मूवमेंट पे वो देखते हैं। इनलाइटमेंट मूवमेंट 18th सेंचुरी में हुआ था। लिबर्टी, इक्वालिटी और साइंटिफिक थिंकिंग की आइडिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई थी और सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ स्ट्रेंथन हुई थी। इट एडेड इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न यूरोप। बेसिस फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, साइंटिफिक डिस्कवरीज ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इंस्पायर किया। नए टूल्स और मशीन्स डेवलप होने लगे। प्रोडक्शन और ट्रेड भी इंक्रीज हो गया और इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रास्ता खोल दिया। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को खूब मोमेंटम मिल गया। इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड पकड़ लिया। फॉर्मेशन ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड व्यू। साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन और नेचर को एक होता है ना जो उनका रिलेशनशिप है उसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसान और नेचर के बीच में एक नए रिलेशनशिप को मतलब इंसान और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को रीडिफाइन किया और यूनिवर्स को साइंटिफिक लॉ के थ्रू समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉ को समझना चाहिए जो टेंडेंसी होती है, ये भी इमर्ज हुआ और नॉलेज के टुवर्ड जो एटीट्यूड है वो भी शिफ्ट हुआ और मॉडर्न वर्ल्ड व्यू फॉर्म हुआ और इसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, कंक्लूज़न में आप लिख लेना कैसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग में को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे उसमें डेवलपमेंट्स आए हैं, यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए करके आप अपना कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ डिड द एज ऑफ एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन यूरोप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनलाइटमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनलाइटमेंट टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न यूरोप। इंट्रोडक्शन। एनलाइटमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था 18th सेंचुरी का। दैट क्या कहते हैं, उसने बेसिकली क्या प्रमोट किया? रीज़न, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग और ह्यूमन लिबर्टी को। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, तो आप समझ गए एनलाइटमेंट क्या है। बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। कब हुआ था, कब का है ये? 18th सेंचुरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। क्या इसने प्रमोट किया था? रीज़न, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग और ह्यूमन लिबर्टी को। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सुपरस्टिशन, डोगमा और क्या कहते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी चली आ रही थी उसको चैलेंज करना। जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे वो ह्यूमन इंटेलेक्ट को एक नॉलेज और प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल मानते थे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मानते थे। किस चीज़ को? ह्यूमन इंटेलेक्ट को। तो इस मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मॉडर्न यूरोप में खूब कंट्रीब्यूट किया। इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में खूब कंट्रीब्यूट किया। किसने? इस मूवमेंट ने। किस मूवमेंट ने? एनलाइटमेंट मूवमेंट ने। की फीचर्स क्या है एनलाइटमेंट के? एम्फेसिस ऑन रीज़न एंड रैशनैलिटी। एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे अकॉर्डेड सुप्रीम इम्पोर्टेंस, उन्होंने रीज़न और इंटेलेक्ट को खूब इम्पोर्टेंस दी। उनका मानना था कि जो भी आइडियाज़ हैं उन सबको टेस्ट करना चाहिए और लॉजिक के बेसिस पे टेस्ट करना चाहिए और सुपरस्टिशन और ट्रेडिशन को चैलेंज किया। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इनकरेज की। इससे साइंटिफिक आउटलुक को में डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक आउटलुक। जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था उसका बहुत ही उसका खूब अच्छा खासा इम्पैक्ट था एनलाइटमेंट पे। इम्पॉर्टेंस जो थी वो नॉलेज को इम्पॉर्टेंस मिली थी। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस के बेसिस पे नॉलेज बेसिकली इन सब चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए, इस बात को खूब इम्पॉर्टेंस मिली थी। और नेचर और सोसाइटी को साइंटिफिक लेंस से समझने की जो
समझने की जो कोशिश थी, जो एफ़र्ट्स थे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और नए मतलब नॉलेज के फील्ड्स निकल के आ रहे थे, ठीक है। और मॉडर्न साइंस को खूब मॉडर्न साइंस को मोमेंटम मिली, स्पीड मिला। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी पे बेसिकली बोलते हैं और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया। और उनका मानना था कि जितने इंडिविजुअल है उनका राइट है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीनों उनका बेसिक राइट होता है, ठीक है। एम्फेसिस जो था वो ह्यूमन डिग्निटी को खूब इम्पोर्टेंस दिया। उनके हिसाब से ह्यूमन डिग्निटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसने मॉडर्न ह्यूमन राइट के लिए फाउंडेशन की तरह काम किया। रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस फैनेटिज्म वॉज अपोज ड्यूरिंग द, जो भी मतलब रिलीजियस चीज़ें होती थी, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें और कॉन्सेप्ट थी, उसको खूब अपोज करा गया एनलाइटमेंट एरा में। और टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर वेरियस रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस टाइम पे डेवलप हुआ। और क्या कहते हैं, कॉल्स वेर मेड टू सेपरेट रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए, मतलब होता है ना कि बहुत लोग कहने लगे कि भाई रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करो, इससे सोशल हार्मनी बनी रहेगी और कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म भी स्ट्रेंथन होगा। बिलीफ इन प्रोग्रेस, एनलाइटमेंट थिंकर का मानना था कि सोसाइटी इम्प्रूव हो सकती है एजुकेशन और नॉलेज के थ्रू, तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट किया और viewed human progress as achievable, ठीक है। एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड द फ्यूचर इमर्ज्ड, जो फ्यूचर के टुवर्ड जो एक होता है ना ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक निकल के आया। इससे मॉडर्निटी की फाउंडेशन स्ट्रेंथन हुई। कंट्रीब्यूशन, एनलाइटमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है मॉडर्न यूरोप को बनाने में? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़, एनलाइटमेंट ने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट किया और सोवरेनिटी को पॉपुलर बनाया। थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, इन्होंने कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो लोगों के कंसेंट पे बननी चाहिए। इस आइडिया को इस पे खूब बोला इन्होंने, खूब एडवोकेट किया। उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्की को क्रिटिसाइज़ किया, पेविंग द वे फॉर डेमोक्रेटिक। इससे क्या हुआ कि मतलब अब ऑब्वियस ही बात है, मोनार्की को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और लोगों का कंसेंट होना चाहिए गवर्नेंस में, तो इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट होगा ही। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इंस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल, क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट आइडिया जो था, इनलाइटमेंट आइडिया था, उसने बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। हैविंग अ पार्टिकुलरली, इसका एक स्पेशल इम्पैक्ट देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, ठीक है। जैसे लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, फ्रेटर्निटी का आइडिया को पॉपुलैरिटी मिली, तो सिविल राइट्स का डिमांड भी इंक्रीज़ होने लगा और पॉलिटिकल चेंज का जो प्रोसेस है वो उसने तेज़ी पकड़ ली। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो एजुकेशन को एक सोशल प्रोग्रेस का मीन मानते हैं और जो स्कूल, लाइब्रेरीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की डेवलपमेंट, उसमें स्कूल बनने चाहिए, लाइब्रेरीज़ बननी चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, इसको इनकरेज किया उन्होंने। इससे क्या कहते हैं, नॉलेज का मतलब नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और लिटरेसी भी बढ़ी। सोसाइटी जो है वो और ज़्यादा अवेयर और इन्फॉर्म्ड हो गई। प्रमोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म, जो इनलाइटमेंट है वो क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ और ऑर्थोडॉक्स जो कॉन्सेप्ट कस्टम्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करती है। स्टेटस ऑफ विमेन, पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन को एग्जामिन करना, ठीक है। और सोशल जस्टिस की डिमांड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड बढ़ने लगी। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को मोमेंटम मिली और सोसाइटी और ज़्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट, इनलाइटमेंट जो है वो क्या कहते हैं, डेवलप्ड इनलाइटमेंट कॉन्सेप्ट, इनलाइटमेंट डेवलप्ड कॉन्सेप्ट, इनलाइटमेंट के कारण कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुए जैसे रूल ऑफ लॉ, सिविल राइट, अकाउंटेबल गवर्नेंस। और स्टेट को एक मतलब इंस्टीट्यूशन की तरह देखने लग गया जो स्टेट जो है वो लोगों को सर्व करने के लिए बेसिकली होता है। तो ये मतलब इसको एक नया व्यू, मतलब इस व्यू से देखने लगना गया स्टेट को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को एनकरेजमेंट मिली, इससे मॉडर्न नेशन स्टेट में डेवलपमेंट हुआ और गवर्नेंस सिस्टम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इम्पैक्ट क्या हुआ इनलाइटमेंट का इंटेलेक्चुअल लाइफ पर? डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब इनलाइटमेंट ने क्या किया कि लोगों को हर आइडिया और इंस्टीट्यूशन को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, इसके लिए एनकरेज किया, ठीक है। रैशनल डिबेट होने चाहिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट थॉट्स होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें खूब स्ट्रेंथन हुई, एक्सपेंड हुई और नॉलेज का नए डायमेंशंस खुले, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी, बहुत सारे प्रोग्रेस लिटरेचर और फिलोसफी के फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस हुए इस टाइम पे। थिंकर्स जैसे कि वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करे और जो उनके वर्क थे उन्होंने सोसाइटी को खूब इन्फ्लुएंस किया। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एक्सपेंड हुआ और मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ डेवलप हुई। इंसाइक्लोपीडिया, क्रिएशन ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज़। इस इनलाइटमेंट के टाइम पे क्या कहते हैं, नॉलेज को कंपाइल मतलब सिस्टमेटिकली नॉलेज को कंपाइन करना चाहिए। ये क्या कहते हैं, इसमें एफर्ट्स लगाए गए है ना कि नॉलेज को सिस्टमेटिकली हमें कंपाइल करना चाहिए। तो इसलिए इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट किया गया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन गैदर किया गया। इससे क्या डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल हो पाया और एजुकेशन और रिसर्च को बूस्ट मिला इस टाइम पे, ठीक है। तो एनकरेजमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो एनलाइटमेंट ने साइंटिफिक डिस्कवरीज और रिसर्च को एनकरेज किया। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज़ बनने लगे, नए इन्वेंशंस होने लगे और साइंस और सोसाइटी के बीच में जो टाइज़ है वो स्ट्रेंथन होने लगी और एक मॉडर्न साइंटिफिक कल्चर निकल के आया। क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कल्चर, जो इनलाइटमेंट जो मूवमेंट हुआ था उसने होता है ना कि इंटेलेक्चुअल कल्चर को प्रमोट किया। लिबर्टी, रीज़न, इक्वालिटी और ह्यूमैनिज़म के बेस पे सोसाइटी होनी चाहिए, इस पूरे थॉट को प्रमोट किया। लोग जो थे वो रीज़न को ट्रेडिशनल बिलीफ के ऊपर प्रायोरिटाइज़ करने लगे। मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ निकल के आई और नॉलेज की फील्ड में नए पर्सपेक्टिव्स निकल के आए और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न यूरोप वाज स्ट्रेंथन। कंक्लूज़न आप लिख लेना, कैसे इनलाइटमेंट ने एक होता है ना सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या इसने रोल प्ले किए, ये सब करके आप क्या कहते हैं इसके आंसर लिख लेना, ठीक है। हाउ डिड लिटरेचर रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप, और डिस्कस द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन यूरोपियन लिटरेचर में जो डेवलपमेंट्स हुए थे 16th और 18th सेंचुरी में, उसको डिस्कस करना है। इसका आंसर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, रिनायसेंस, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनलाइटमेंट, ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थे वो यूरोप में 16th से 18th सेंचुरी के बीच में हुए, ठीक है। ये इन चेंजेस ने लिटरेचर को खूब इम्पैक्ट किया। लिटरेचर सीज टू बी मेयरली इंस्टीड इट सर्व टू एक्सप्रेस आइडियाज़ रिलेटेड टू, पहले लिटरेचर जो था वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का मीडियम हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एक मतलब सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर से रिलेटेड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम बना और लिटरेचर ऑफ दिस एरा बिकेम क्या कहते हैं मॉडर्न यूरोप को बनाने में एक बहुत ही होता है ना इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया, क्या, लिटरेचर, और न्यू आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल में आने लगा। रोल ऑफ लिटरेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, लिटरेचर का रोल हम समझते हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में इसका लिटरेचर का रोल क्या है। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, बहुत सारे राइटर्स इस एरा के जो थे उन्होंने ऑटोक्रेटिक मोनार्की को और खूब क्रिटिसाइज़ किया और जो पावर का अब्यूज़ हो रहा था उसको खूब क्रिटिसाइज़ किया। रूलर्स पॉलिसीज़ जो थे उनको लिटरेचर के थ्रू क्वेश्चन करना, इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगी और गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी डिमांड बढ़ने लगी और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ इवॉल्व हुए। एडवोकेसी फॉर लिबर्टी एंड राइट्स, लिटरेचर ने जो था वो एक इंडिविजुअल के लिबर्टी और राइट्स को एम्फेसाइज करने लगा और राइटर्स जो थे वो सिविल लिबर्टीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करने लगे अपने लिटरेचर में, ठीक है, अपने राइटिंग्स में। पब्लिक अवेयरनेस, राइट्स के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने लगी और एक सोशल इक्वालिटी की जो भावना होती है ना वो लोगों में बढ़ने लगी। मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रीइंफोर्स हुए। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, जैसे जैसे नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप में बढ़ रहा था, लिटरेचर ने नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वर्क मतलब लोकल लैंग्वेजेस में काम को लिखना और एक इससे क्या हुआ कि मतलब होता है ना नेशनल यूनिटी का जो भाव होता है ना वो लोगों के अंदर आने लगा। कल्चरल प्राइड इम्प्रूव होने लगा, कल्चरल प्राइड लोगों के अंदर आने लगा और लिटरेचर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में।
प्रोपगेशन ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज़। 18th सेंचुरी में लिटरेचर एक प्राइमरी मीडियम बना इनलाइटमेंट आइडियाज़ को फैलाने के लिए। इसका रीज़न फैलाने के लिए रीज़न रैशनैलिटी और साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट किया गया। सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन क्रिटिसाइज़ होने लगे, और जो सोशल रिफॉर्म का आइडिया है उसने खूब पॉपुलैरिटी गेन की, और मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉपुलर सोवरेनिटी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्रेजेंटेड इन वेरियस लिटरेरी एंड फिलोसफिकल वर्क। बहुत सारे फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क में क्या कहते हैं, सोवरेनिटी और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन सब जैसे इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली इसको प्रेजेंट किया जाने लगा। द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट वॉज लिंक टू द कंसेंट ऑफ पीपल। मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से होना चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल राइट्स पे डिस्कशन इंटेंसिफाई हो गए, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो आइडिया है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगा, ठीक है। और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को एक नया डायरेक्शन मिला। कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन एक्सप्रेसिंग सोशल आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस करने में लिटरेचर का क्या कंट्रीब्यूशन है। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, राइटर्स जो है वो क्लास डिस्टिंक्शन और सोशल इनजस्टिस को खूब क्रिटिसाइज़ करते थे। क्लास डिस्टिंक्शन मीन्स कि जो मतलब सोसाइटी तीन चार क्लासेस में जो डिवाइडेड होती है, पुअर, मिडिल, अपर क्लासेस, ये जो क्लास डिस्टिंक्शन होता है इसको खूब राइटर्स क्रिटिसाइज़ करते थे। सोशल इनजस्टिस को क्रिटिसाइज़ करना, और जो गरीब और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पिछड़ी जो सेक्शन होती है सोसाइटी की, वो जो प्रॉब्लम्स फेस करती है उसको हाईलाइट करना। उसके बाद सोशल रिफॉर्म की जो नीड है उस पर इम्फेसिस डालना कि भाई हमें सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, और इक्वालिटी सोसाइटी में इसकी डिमांड, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, और एक ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव इनकरेज हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म, रिनाइसेंस लिटरेचर क्या कहते हैं, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन पोटेंशियल पे खूब एम्फेसिस डालता है। इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खूब इंपॉर्टेंस देता है, और एक ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव इमर्ज हुआ, और नॉलेज और एजुकेशन को वैल्यू मिलने लगी। तो और मॉडर्न ह्यूमैनिस्ट आइडियोलॉजीज़ ने की जो आइडियोलॉजीज़ थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कुछ राइटर्स ने क्या कहते हैं सोशल स्टेटस और राइट्स ऑफ वुमेन पे भी अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं। एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए, इसकी ये हाईलाइट होने लगा। और रोल ऑफ मतलब वुमेन का रोल क्या होना चाहिए उसके अराउंड नई डिस्कशंस होने लगी, और इस सोशल कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हुआ, और जेंडर इक्वालिटी का जो आइडिया होता है वो और ज़्यादा इनकरेज हुआ। एडवोकेसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस फैनेटिसिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट वेयर क्रिटिसाइज इन लिटरेचर। जो भी होता है ना रिलीजन से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी एंड ऑल होती है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, अलग अलग रिलीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, ये सब को क्रिटिसाइज़ करने लगा लिटरेचर। और टॉलरेंस का मैसेज कन्वे करने लगा, अलग अलग रिलीजन के टुवर्ड एक दूसरे के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, ये मैसेज कन्वे होने लगा। रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट मिली, और सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, ये इसको प्रमोट किया गया, और सेक्युलर आइडिया डेवलप हुआ। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, राइटर्स ने क्या कहते हैं, राइटर्स का मानना था कि एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है सोशल चेंजेस के लिए। तो नॉलेज और रीज़न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और क्या कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज़ हो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाने लगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंकरेज किया गया। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शेपिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। लिटरेरी डेवलपमेंट फ्रॉम 16th to 18th सेंचुरी, फ्लरिशिंग ऑफ रिनाइसेंस लिटरेचर। क्या कहते हैं एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर से रिनाइसेंस पीरियड में बहुत सारे इंस्पिरेशन लिए गए। ह्यूमैनिज़्म पे जो काम है, या फिर इंडिविजुअल पे जो इंडिविजुअलिज़म और ह्यूमैनिज़्म पे बहुत सारे काम हुए उस टाइम पे, और नए स्टाइल और थीम लिटरेचर में निकल के आने लगे। क्रिएटिविटी इंकरेज हुई, और यूरोप का लिटरेचर इनरिच्ड हो गया। वर्नाक्युलर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस पीरियड पे क्या हुआ कि राइटिंग जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इंक्रीज़ हो गई, लैटिन को रिप्लेस करके। मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाने लगी, इससे लिटरेचर को और ज़्यादा ऑडियंस मिल पाए। नेशनल लिटरेरी ट्रेडिशन डेवलप हुआ, और कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हुआ, और नॉलेज बहुत ही वास्ट स्केल पे स्प्रेड होने लगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री, ड्रामा एंड पोइट्री एक मेजर लिटरेरी जेनर बना।
विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं। ह्यूमन इमोशन, सोशल इश्यूज़ को लिटरेचर में जगह मिली और आर्ट और कल्चर खूब फ्लरिश हुआ इस टाइम पे, और लिटरेचर जो है वो खूब पॉपुलर हो गया। राइज ऑफ द नॉवेल, द नॉवल इमर्स्ड एज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी जनर ड्यूरिंग द नॉवल जो है वो 17th एंड 18th सेंचुरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जनर निकल के आया। ये बेसिकली नॉवेल्स में लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सोशल कंडीशन ये डिपिक्ट होता था और रियलिज्म को खूब इम्पोर्टेंस मिली, ब्रिंगिंग लिटरेचर क्लोजर टू सोसाइटी एंड मार्किंग द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटमेंट लिटरेचर, 18th सेंचुरी में लिटरेचर जो है वो क्या कहते हैं, एक मतलब होता है ना कि व्हीकल बना रीज़न, साइंस और सोशल रिफॉर्म्स लाने में एक व्हीकल की तरह काम किया। राइटर जो थे अपने व्यू पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे ओपनली लिखने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज हुई और इंटेलेक्चुअल डिबेट एक्सपेंड होने लगा और मॉडर्न आइडियोलॉजीज स्प्रेड हो गई। कंक्लूज़न में आप लिख लेना कैसे 18th सेंचुरी में क्या कहते हैं यूरोपियन लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस हुए उस टाइम पे, क्या क्या इसने प्रमोट किया, क्या कहते हैं कैसे इसने मतलब मॉडर्न यूरोप के लिए कोई फाउंडेशन स्टैब्लिश किया, ये सारी चीज़ें लिख के आप कंक्लूज़न लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोरोक एंड रोको आर्ट स्टाइल जो यूरोप में था उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप के आर्ट्स जो भी थे या फॉर्म्स थे, स्टाइल्स थे, उनके बारे में बेसिकली बात करनी है, ठीक है। रिनाइसेंस के कारण बेसिकली आर्ट के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था अर्ली मॉडर्न यूरोप में। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट, इन सब का भी अच्छा खासा रोल रहा है। बोरोक और रोको आर्ट स्टाइल जो है वो पार्टिकुलरली पॉपुलर बन गया 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे। ये जो स्टाइल है, ये वाला जो बोरोको और रोकोको स्टाइल है, ये स्टाइल ने यूरोपियन कल्चर को बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस किया। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सभी चीज़ों को बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस किया। बारोक आर्ट जो था उसको क्या कहते हैं, बारोक आर्ट वॉज रिनोन्ड फॉर ग्रैंडियोर एंड इमोशनल इम्पैक्ट। इन दोनों चीज़ के लिए इसको जाना जाता था, ग्रैंडियोर और इमोशनल इम्पैक्ट जो भी क्रिएट करता था उसके लिए। और रोकोको आर्ट जो है वो डेलिकेसी, ब्यूटी और लग्जरी दिखाता था, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था बोरोक आर्ट स्टाइल का? यार मैं बार बार बोरोको बोल दे रही हूँ, आई एम सॉरी, इट्स बोरोक, ठीक है। बैरोक आर्ट स्टाइल, ग्रैंडियोर एंड स्प्लेंडर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर था बैरोक आर्ट का, वो इसका ग्रैंड एंड कैप्टिवेटिंग नेचर था, ठीक है। बहुत ही जल्दी मतलब इंसान जब उस आर्ट को देखते तो बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट हो जाते थे। तो आर्टिस्ट इसको क्रिएटेड मैसिव बिल्डिंग्स बनाए, चर्चेस बनाए, पैलेसेस बनाए, और ये आर्ट जो बेसिकली पावर और ग्लोरी को दिखाने के लिए यूज़ होता था। और जो भी व्यूअर्स थे उन पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन, तगड़ा इम्प्रेशन छोड़ देता था। ये स्टाइल जो था वो एक मीडियम बना किंग और चर्च के प्रेस्टीज को इन्हांस करने के लिए। इमोशनल एक्सप्रेशन, बैरोक आर्टिस्ट जो थे वो क्या कहते हैं ह्यूमन इमोशंस को प्रेजेंट करते थे विविड मैनर में। पेंटिंग और स्कल्पचर जो थी वो इमोशंस डिपिक्ट करती थी, कैसे इमोशंस, जॉय, सॉरो, फियर, इंथुसियाज्म, इन सारे इमोशंस को पेंटिंग और स्कल्पचर्स डिपिक्ट करते थे। आर्ट जो क्या कहते हैं और आर्ट जो है वो इम्पैक्टफुल बना, और जो क्या कहते हैं व्यूअर्स की इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना मतलब इसका मेन होता है ना कि क्या कहते हैं मेन गोल बना, मेन ऑब्जेक्टिव बना। स्पेशल अटेंशन दिया जाता था कि मतलब ऐसा आर्ट बनाना कि व्यूअर्स की इमोशन इन्फ्लुएंस हो जाए। इससे क्या कहते हैं विच रिजल्टेड इन अ मोर रियलिस्टिक स्टाइल। यूज़ ऑफ लाइट्स एंड शैडोज़ जो थे वो इसमें मतलब बैरोक पेंटिंग में स्पेसिफिकली स्पेशली यूज़ होते थे। आर्टिस्ट उनको डेप्थ और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि इमेज जो है वो और ज़्यादा रियल लगे, लाइफ लाइक लगे, मतलब उसमें जीवन है इस तरीके का लगे और विजुअली कैप्टिवेटिंग हो। ये क्या कहते हैं डिस्टिंक्टिव हॉलमार्क है, ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है और भी आर्ट फॉर्म से। डायनामिज्म एंड ड्रामेटिक्स,
बैरोक आर्ट जो है वो क्या कहते हैं, एक सेंस ऑफ मूवमेंट और एक्टिविटी उसके अंदर, मतलब जब आप उस पेंटिंग को देखते हो तो आपको मूवमेंट और एक्टिविटीज़ फील हो जाती हैं। जो भी पेंटिंग्स में जो फिगर्स होते हैं या फिर क्या कहते हैं जो स्कल्पचर्स होते हैं उनको एक्टिव पोजेस में डिपिक्ट किया जाता है। इससे सीन जो है वो और ज़्यादा अलाइव लगने लगता है और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इस आर्ट को एनर्जी और इंथुसियाज्म से भी भर दिया जाता था। तो आप देख रहे हो क्या क्या इस आर्ट में यूज़ होता था, कैसे इसका क्या इफ़ेक्ट होता था, अफेक्ट होता था। डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस थीम, जो चर्च बैरोक आर्ट में चर्च का एक होता है ना स्पेशल इन्फ्लुएंस देखने मिला। बहुत सारी पेंटिंग और स्कल्पचर जो थे वो रिलीजियस इवेंट्स पे बेस्ड थे एंड प्रोमोटिंग क्रिश्चियन आइडियल्स एंड शोकेसिंग, बेसिकली क्रिश्चियन आइडियल्स को प्रमोट करना एंड शोकेसिंग जो भी चर्च का पावर और इन्फ्लुएंस था उसको दिखाते थे, दर्शाते थे। और एफर्ट्स वर मेड टू स्ट्रेंथन रिलीजियस सेंटिमेंट को और तगड़ा करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोकोको आर्ट स्टाइल, रोकोको आर्ट स्टाइल के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ऊपर हमने बैरक का देख लिया, अब नीचे रोकोको का देखेंगे। बैरोक का हो गया, रोकोको का देखते हैं। डेलिकेसी एंड ब्यूटी, रोकोको आर्ट जो था वो डेलिकेसी और डेकोरेटिव ब्यूटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता था। पेंटिंग और आर्किटेक्चर में लाइट, ग्रेसफुलनेस, अट्रैक्टिव फॉर्म्स दर्शाए जाते थे। आर्ट्स जो था वो और कंपेरेटिवली ज़्यादा जेंटलर होता था और ज़्यादा एंटरटेनिंग होता था। ब्यूटी को प्रायोरिटाइज करता था सोलेमिनिटी के ऊपर। ठीक है, ये जो स्टाइल है वो पर्टिकुलरली पॉपुलर हुआ एरिस्टोक्रेट्स के बीच में। ठीक है, यूज़ ऑफ लाइट कलर्स, रोकोको आर्टिस्ट जो थे वो क्या कहते हैं लाइट्स कलर का इस्तेमाल करते थे। रोकोको आर्टिस्ट एम्प्लॉयड लाइट्स एंड ब्राइट कलर्स, लाइट्स एंड ब्राइट कलर का इस्तेमाल करते थे जैसे कि पिंक, ब्लू, गोल्ड, ये पार्टिकुलरली यूज़ होता था इसमें। पेंटिंग्स जो थी वो सॉफ्टनेस और चार्म मतलब पेंटिंग्स में दिखता था। इससे एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बन जाता था और एस्थेटिक अपील जो था वो बहुत ही बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग था ये आर्ट। थीम ऑफ लव एंड लीजर, रोकोको आर्ट जो है वो क्या कहते हैं लव, म्यूज़िक, फेस्टिविटीज़, लीजर, इन सारे थीम्स को डिपिक्ट करता था। ठीक है, एम्फेसिस जो था वो प्लेजेंट जो भी डेली लाइफ का प्लेजेंट एस्पेक्ट था वो दर्शाता था। और रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम्स जो है वो उसमें बहुत कम देखने को मिलता था। आर्ट जो है वो क्या, इससे आर्ट जो है और ज़्यादा पर्सनल और इन्जॉयबल हो जाता था एंड रिफ्लेक्टिंग द एरिस्टोक्रेसी का भी जो भी लाइफस्टाइल होता था वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। रोकोको आर्ट जो था वो बहुत ही डेकोरेटिव था, है ना, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता था। इन बिल्डिंग के जो इंटीरियर्स जो भी होते थे क्या कहते हैं उसमें ब्यूटीफुल कार्विंग्स, जो ऑर्नामेंटेशन होती थी उन सब को बनाना, जो भी कर्ड फॉर्म्स थे और फ्लोरल डिज़ाइन थे उसका यूटिलाइजेशन करना, इससे आर्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लग्जूरियस दिखने लगता था और ब्यूटी को सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस मिलती थी। एरिस्टोक्रेटिक पैट्रोनेज, रोकोको आर्ट जो था वो फ्लरिश प्राइमरली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यूरोपियन नोबिलिटी एंड इन यूरोपियन नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी के अंडर में रोकोको आर्ट खूब पॉपुलर हुआ। ये स्टाइल जो था वो पैलेसेस, प्राइवेट रेजिडेंसेस, इन सब को क्या कहते हैं अडॉर्न करने के लिए ये स्टाइल यूज़ होता था और इस कारण से ये लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बना। क्योंकि अब देखो ये क्या कहते हैं नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी के जो भी लाइफस्टाइल थे, जो भी चीज़ें थी उसको बेसिकली डिपिक्ट करता था। तो ये लोग तो अमीर लोग होते हैं ना, बेसिकली क्या कहते हैं पावरफुल, वेल्दी, ये इस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास सोशल स्टेटस होता है। तो इस कारण से ये लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया। इट रिफ्लेक्टेड और ये अपर क्लास के टेस्ट को दर्शाता था और सोशल प्रेस्टीज से बहुत ही मतलब सोशल प्रेस्टीज की तरह बेसिकली हो गया था ये। सिग्निफिकेंस, आर्ट का सिग्निफिकेंस क्या था मॉडर्न यूरोप में? मीडियम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एनरिच्ड यूरोपियंस कल्चरल आइडेंटिटी
बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे उन्होंने वेरियस आर्टिस्टिक स्टाइल शेप द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, क्रिएटिविटी भी एक्सप्रेस हुई, कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, आर्ट एक सोसाइटी का आईना बन गया और यूरोपियन सिविलाइजेशन को एक नया डायरेक्शन मिला। प्रोजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर, किंग्स और रूलर जो थे वो आर्ट का इस्तेमाल करते थे अपना पावर और प्रेस्टीज दिखाने के लिए। ग्रैंड पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स जो थे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो आर्ट एक होता है ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करने का एक माध्यम बन गया और पब्लिक इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक वाज इस्टेब्लिश्ड। जो प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग अथॉरिटी था वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया इसके कारण, ठीक है। डिपिक्शन स्प्रेड ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस, आर्ट जो है वो एक वाइटल मीडियम बना चर्च के लिए रिलीजियस मैसेज प्रोपगेट करने के लिए। रिलीजियस टीचिंग जो थी वो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के थ्रू कन्वे होने लगी, लोगों के बीच में फेथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया और रिलीजियस ट्रेडिशन ऑब्वियसली प्रिजर्व होगा अगर रिलीजियस टीचिंग कन्वे हो रहा है लोगों के बीच में। रिलीजियस फेथ, रिलीजन के लिए जो फेथ है वो स्ट्रेंथन हो रही है तो रिलीजियस ट्रेडिशन इससे प्रिजर्व हो गया और चर्च का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे बढ़ गया। डिपिक्शन ऑफ सोशल लाइफ, आर्ट जो है वो बहुत सारे मतलब अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी और उनके जीवन को दिखाता था, दर्शाने के लिए दर्शाता था बेसिकली, दर्शाता था, है भी, आज भी है। ये सोशल कंडीशन, उस टाइम पे जो सोशल कंडीशन क्या था उसके बारे में इंसाइट भी प्रोवाइड करता है हमें, लोगों का लाइफस्टाइल वैल्यूज़ इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो आर्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सोर्स भी है बिकॉज इट प्रेजेंट द रियलिटी, उस टाइम की सोसाइटी की रियलिटी क्या थी वो हमें समझने में हेल्प करता है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट, बैरोक एंड रोकोको जो थे वो क्या कहते हैं सब्सिक्वेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन थे, नए टेक्निक्स और आइडियाज़ फिर डेवलप हुए, आर्टिस्ट क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब इंस्पायर हुए हैं, तो मॉडर्न आर्ट का रास्ता खुला, इससे आर्ट का जो स्कोप है वो एक्सपेंड हुआ। कंक्लूजन में आप लिख देना बैरोक एंड रोकोको आर्ट स्टाइल कैसे कैसे दोनों आर्ट स्टाइल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और क्या सर्व करते हैं दोनों, बेसिकली लिख के आप अपना कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, हाउ डिड फैमिली स्ट्रक्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप अफेक्ट विमेंस स्टेटस इन सोसाइटी। बेसिकली विमेंस स्टेटस पे हमें बात करना है, उससे पहले मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर, स्टेटस ऑफ विमेन क्या था, कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या हुए, फैमिली स्ट्रक्चर कैसी होती थी, इन सारे चीज़ों पे हमें बात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगी। What religious upheaval initiated by Martin Luther in 1517 permanently fractured the unity of Western Christianity? What religious upheaval initiated by Martin Luther in 1517 permanently fractured the unity of Western Christianity? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। चलो अब हम ये बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर, स्टेटस ऑफ विमेन, कल्चरल डेवलपमेंट, क्या क्या मेजर कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है अर्ली मॉडर्न यूरोप में, ये सब ये क्या हुए, उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, बेसिकली क्या स्टेटस था उस पर बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम अपना आंसर स्टार्ट कर लेंगे। अर्ली मॉडर्न यूरोप 16 to 18 सेंचुरी में क्या कहते हैं बहुत सारे कल्चरल चेंजेस देखें, जैसे रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट देखे। ये मूवमेंट्स ने यूरोपियन सोसाइटी को शेप किया, बट क्या कहते हैं डिज़ायर्ड जो भी वुमेन का सोशल स्टेटस था उसमें एक डिज़ायर्ड चेंज लाने में फेल हो गया। फैमिली स्ट्रक्चर जो पेट्रियार्कल था उस टाइम पे, विमेंस का रोल बेसिकली हाउस वर्क, मैरिज और चाइल्ड बियरिंग तक ही लिमिटेड था। देयरफॉर डिस्पाइट कल्चरल डेवलपमेंट के बावजूद विमेन स्टेटस में चेंजेस बहुत लिमिटेड रहा। फैमिली स्ट्रक्चर एंड विमेन स्टेटस समझते हैं। पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम थी अर्ली मॉडर्न यूरोप में, सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, मेल जो थे वो डोमिनेंट पोजीशन फैमिली में होल्ड करते थे, विमेन जो थी उनसे नीचे मानी जाती थी।
और फादर्स और हस्बैंड के अंदर में उन्हें रहना है ऐसा माना जाता था। इम्पॉर्टेंट डिसीजन वुमेन लेते थे, इससे वुमेंस की इंडिपेंडेंस लिमिटेड हो गई। सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, मैरिज जो था वो वुमेंस के लाइफ्स का प्राइमरी पर्पस माना जाता था। मैरिज जो था वो क्या कहते हैं ऑफनली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली अरेंज करती थी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वुमेंस का पर्सनल डिज़ायर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा मैरिज के बाद बढ़ जाता था और सोशल आइडेंटिटी भी उनकी मैरिज से ही जुड़ी हुई थी। लिमिटेड रोल टू डोमेस्टिक वर्क, वुमेन्स जो थी उनका मेन टास्क क्या होता था उस टाइम पे, अपने घर और अपने परिवार का ध्यान रखना। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, कुकिंग होता था, चाइल्ड बियरिंग, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। उनका पब्लिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिटेड था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका जो रोल था वो बहुत कम था। दिस परपेचुएटेड इनइक्वालिटी इन सोशल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इससे इनइक्वालिटीज़ बनेगी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में। लिमिटेशन टू प्रॉपर्टी राइट, सिर्फ इनका घर रोल्स के अलावा इनके प्रॉपर्टी राइट्स में भी लिमिटेशन थी। बहुत सारे रीजंस में विमेंस का जो प्रॉपर्टी राइट था वो लिमिटेड था। मैरिज के बाद उनके हस्बैंड उनके प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते थे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की कमी थी जिसके कारण विमेंस का डिपेंडेंसी बढ़ जाता था और सोशल स्टेटस कमज़ोर हो जाता था। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, विमेंस को एजुकेशन जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। कुछ विमेन जो अपर क्लास की थी उनको एजुकेशन मिलता था लेकिन मेजॉरिटी जो थी उनको कोई एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। उनका पार्टिसिपेशन इंटेलेक्चुअल परस्यूट या फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन सब में मिनिमल था और उनका जो इससे क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी उनके पास लिमिटेड हो गई पर्सनल ग्रोथ के लिए और सोशल इनइक्वालिटी इससे ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑन विमेन का पे क्या इम्पैक्ट हुआ कल्चरल डेवलपमेंट का। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ द रिनाइसेंस, इवन दो रिनाइसेंस क्या कहते हैं ह्यूमैनिज्म और एजुकेशन को प्रमोट किया लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो क्या कहते हैं मेन को ही मोस्ट ऑफ द बेनिफिट मिला। बहुत ही कम जो एजुकेटेड विमेन थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। मेजॉरिटी जो थे वो ट्रेडिशनल रोल तक ही सीमित रह गई। उनको कोई मतलब सोशल स्ट्रक्चर में भी कोई सिग्निफिकेंट कुछ खास शिफ्ट नहीं हुआ और जेंडर इनइक्वालिटी तभी भी था। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट्स जो थे वो फैमिली और मैरिज को क्या कहते हैं उसके इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करते थे और जो क्या कहते हैं विमेन का जो रोल था उनका बस ज़िंदगी में यही काम है कि वो एक आइडियल वाइफ और मदर बन जाएं, बेसिकली दैट्स इट। वाइल कुछ विमेंस को कुछ नए रोल्स भी मिले रिलीजियस लाइफ के अंदर में, लेकिन कुछ खास होता है ना, बस थोड़ा मोड़ा कहीं एक आध एक्सेप्शन निकल के आ रहा था लेकिन कुछ खास सोशल फ्रीडम नहीं मिल रहा था और पेट्रियार्कल सिस्टम एकदम इंटैक्ट रहा। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो क्या कहते हैं नॉलेज और रिसर्च को होता है ना डेवलप हुआ, बेसिकली फॉस्टर हुआ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने मतलब बेसिकली नॉलेज और उसको रिसर्च को इम्पोर्टेंस मिलने लगी और ज़्यादा। विमेंस फिर भी इसके बावजूद साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद नॉलेज और रिसर्च को मतलब कि होता है ना एनकरेजमेंट मिलने के बावजूद, इम्पोर्टेंस मिलने के बावजूद विमेंस का पार्टिसिपेशन साइंस के फील्ड में बहुत कम रहा। जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो थी वो अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई कर देती थी और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होता था वो एकदम अनरिकग्नाइजेबल था। कॉन्सिक्वेंटली चेंजेस इन दिस फेयर, इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि इस मैटर में जो चेंजेस था वो लिमिटेड हो गया। चैलेंजेस ऑफ द इनलाइटमेंट मूवमेंट बेसिकली इनलाइटमेंट मूवमेंट ने लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स इन सब को चैम्पियन कर लिया, इन सबको मतलब इनमें उनको डेवलपमेंट मिला। लेकिन कुछ थिंकर्स जो कुछ थिंकर्स विमेंस के एजुकेशन राइट्स इन सब पे कुछ थिंकर्स, बहुत कम थिंकर्स बात करते थे। मेजॉरिटी ऑफ एनलाइटमेंट्स जो आइडियाज़ थे वो मेल सेंट्रिक थे। विमेंस को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, वो भी डिनाई कर दिया गया और प्रैक्टिकल चेंजेस बहुत लिमिटेड रहे, कुछ खास हुए नहीं। एमर्जेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस, ये जो कल्चरल मूवमेंट थे उन्होंने विमेंस के जो स्टेटस है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन को बेसिकली एक होता है ना आग दी। कुछ विमेंस जो थी वो राइटिंग और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होती थी बट जो एजुकेशन की नेसेसिटी थी उसको एक्नॉलेजमेंट मिला
और जो अर्ली कॉन्सेप्ट जो मतलब विमेंस का राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शेप लेने लगा, इवेंचुअली लेइंग द फाउंडेशन फॉर द विमेंस मूवमेंट. चेंजेस एंड लिमिटेशन इन विमेंस स्टेटस. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अपर क्लास वुमेन. कुछ वुमेन्स जो थी एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्दी फैमिलीज़ की, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी एजुकेशन परस्यू करने की और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की. तो वो बेसिकली लिटरेचर और आर्ट के साथ इंगेज होती थी और कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में उनका कुछ का कंट्रीब्यूशन होता था. लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो प्रिविलेज्ड जो भी मेंबर्स थे उन्हीं तक लिमिटेड रह गई थी. जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन थी वो एक्सक्लूडेड थी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स तो फ्यू मतलब जो कम लोग होते हैं, जो फ्यू कम लोग जो होते हैं, कम परसेंटेज बेसिकली 1% लोग जो सबको कंट्रोल करते हैं वो एरिस्टोक्रेट होते हैं. तो जब उनकी वुमेन्स को इसका एक्सेस मिल रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन तो एक्सक्लूडेड रह गई ना. तो ये बहुत ही लिमिटेशंस थी. रिकग्निशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन. विमेन जो थी वो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फैमिली बिजनेस, इन सब में इनको कंट्रीब्यूशन रहता था. लेकिन उनका जो सोसाइटी में देयर लेबर वाज वैल्यूड इन सोसाइटी. हाउएवर उनको एक मतलब उनके लेबर को वैल्यू भी मिलती थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको वैल्यू भी मिलती थी सोसाइटी में, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट नहीं था और राइट्स नहीं थे इक्वल. उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और के बावजूद कोई इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स नहीं था. डिपेंडेंसी तब भी परसिस्ट कर और जेंडर इनइक्वालिटी तब भी अनरिजॉल्व रहा. एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. विमेन लैक द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में विमेन के पास राइट्स नहीं था पार्टिसिपेट करने का. वोटिंग और गवर्नेंस में उनके राइट्स को एकदम रोल को एकदम इग्नोर कर दिया जाता था. और पावर स्ट्रक्चर जो था वो मेन कंट्रोल करते थे. और जो मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली फेल हो गया. कुछ खास इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई. विच लिमिटेड उससे सोशल स्टेटस लिमिटेड हो गया. लीगल इनइक्वालिटीज़. लॉ जो था वो विमेंस को क्या कहते हैं, मेन के बराबर नहीं, वुमेन के बराबर होती हैं इसका दर्जा नहीं दिया था. डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्टेड इन रेगुलेशन कंसर्निंग मैरिज, प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस. इन सब के अराउंड मतलब डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती थी. जुडिशियल सिस्टम जो था वो भी मेल डोमिनेटेड था. और दिस फैक्टर कर्टेल्ड इसने विमेंस के फ्रीडम को बेसिकली कम कर दिया, ख़त्म ही कर दिया. और सोशल चेंजेस स्लो रहें, धीमे रहें. फाउंडेशन फॉर चेंज. कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुआ, लेकिन क्या कहते हैं विमेंस के राइट्स के लिए इन सब चीज़ विमेंस के स्टेटस में कुछ खास मतलब चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली होता है ना, शुरुआत हो गई बदलाव की. उनके एजुकेशन इक्वालिटी के रिगार्डिंग सवाल उठने लगे. कुछ विमेंस ने सोशल कॉन्स्टेंट्स को चैलेंज किया. इसने बेसिकली फ्यूचर विमेंस मूवमेंट के लिए रास्ता खोला. और जो मॉडर्न विमेन राइट मूवमेंट्स है उसके लिए फाउंडेशन तैयार किया. इस पीरियड में बेसिकली फाउंडेशन तैयार हुआ. कंक्लूज़न में आप लिख देना. चेंजेस हुए थे इन सब दौरान, बट वुमेंस के स्टेटस में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे. पेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, वुमेंस का रोल लिमिटेड था हर जगह. ये सब लिखते लिखते और फाउंडेशन की तरह बेसिकली वर्क किया. लेड द फाउंडेशन फॉर द वुमेंस राइट मूवमेंट. ये सब लिख के आप अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट अकर्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज इन अर्ली मॉडर्न यूरोप. आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मैरिजेस एंड फैमिली. स्ट्रक्चर कैसा होता था यूरोप में, अर्ली मॉडर्न यूरोप में, वो देखते हैं. इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 16 to 18 सेंचुरी फैमिली और मैरिजेस थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सोशल लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थे. किसी के भी सोशल लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम पे. इस पीरियड में जो फैमिली और मैरिज का स्ट्रक्चर था वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरा. रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिक शिफ्ट, अर्बनाइजेशन के कारण. ऑल्दो सोसाइटी जो थी तब भी उसके बावजूद भी सोसाइटी पेट्रियार्कल ही रही. और बहुत कुछ फैमिली के रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस, नेचर ऑफ मैरिज और मेन और विमेन के बीच के जो डायनामिक्स थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिले थे. फैमिली स्ट्रक्चर कैसी होती थी अर्ली मॉडर्न यूरोप में. पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम होता था. मेल जो थे वो हेड ऑफ द फैमिली थे, सारे डिसीजंस वही लेते थे.
फादर या फिर एल्डेस्ट मेल मेंबर, वीमेंस और चिल्ड्रन जो थे वो उनको ओबीडियंट होना होगा, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। और जो फैमिली थी वो सोशल डिसिप्लिन के लिए प्राइमरी सेंटर मानी जाती थी। रीइंफोर्सिंग मेल डोमिनेटेड सिस्टम, शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू स्मॉलर फैमिलीज, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिलीज़, बहुत सारे रीजन्स हैं होने लगे। फैमिलीज़ जो थी वो बेसिकली उसमें हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन होते थे, बस होते थे, ये कॉमन होने लगा। इकोनॉमिक फैक्टर अर्बनाइजेशन इस ट्रेंड को और ज़्यादा घी दे दिया, बेसिकली स्पीड अप कर दिया, और लीडिंग टू अ रिलेटिवली और सिंपलर फैमिली एंड स्ट्रक्चर, प्लेसिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। फैमिली जो थी वो एक इकोनॉमिक यूनिट, फैमिली जो थी वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं बट एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन का सेंटर भी बनी। सारे मेंबर एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट इन सब में कंट्रीब्यूट करते थे। विमेंस और चिल्ड्रन भी इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, ताकि फैमिली की जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है वो बनी रहे। दोनों ही प्रोडक्शन और कंजप्शन फैमिली के मतलब विद इन द फैमिली, मतलब जो टुक प्लेस विद इन द फैमिली यूनिट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन परिवार के बेसिकली अंदर ही रहता था। रोल्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो थे वो क्या कहते हैं वाइटल पार्ट कंसिडर करे जाने लगे फैमिली वर्कफोर्स का, ठीक है। वो हाउस होल्ड चोर्स में मदद करते थे, एग्रीकल्चर टास्क में मदद करते थे। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी उस टाइम पे लिमिटेड थी लोअर क्लासेस में। जो फैमिली थी वो प्राइमरी मीडियम थी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, मतलब बच्चे फैमिली के ही थ्रू सोशलाइज हो पाते थे क्योंकि एजुकेशन लिमिटेड था लोअर क्लास में। प्रोवाइडिंग मोरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एंड मोरल कंट्रोल, जो फैमिली था वो हब था रिलीजियस वैल्यूज़ एंड सोशल डिसिप्लिन का। पेरेंट्स जो रिलीजियस टीचिंग थे वो अपने बच्चों को पास ऑन करते थे, और चर्च भी फैमिली लाइफ को खूब इन्फ्लुएंस करता था। स्पेशल इन्फेसिस जो था वो मोरल कंडक्ट को स्पेशल इन्फेसिस मिलता था, और फैमिली जो थी वो सोशल स्टेबिलिटी की मतलब फाउंडेशन कंसिडर करी जाती थी। की फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज की की फीचर्स समझेंगे। सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज, मैरिज जो था वो एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन सोशल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से माना जाता था। इस मतलब फैमिली को इस्टेब्लिश करने का एक मीन माना जाता था, और सोशल ऑर्डर बनाए रखने का एक मीन माना जाता था, एक ज़रिया माना जाता था। जो अनमैरिड रहना एक होता है ना, इतना अच्छा नहीं माना जाता था, अनमैरिड किसी को नहीं रहना है। बेसिकली मैरिज जो था वो सोशल प्रेस्टीज से लिंक्ड था, और एक एसेंशियल स्टेज माना जाता था लाइफ का। कब? इस टाइम पे अर्ली मॉडर्न यूरोप में, ठीक है। फैमिली कंसेंट, मोस्ट ऑफ द मैरिजेस थे वो अरेंज होते थे, अरेंज मैरिजेस होते थे। फैमिली के कंसेंट उसमें इन्वॉल्व होता था। इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टैंडिंग, फैमिली इंटरेस्ट, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए शादियाँ होती थी। लव मैरिज जो थे वो बहुत रेयर थे, और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे शादियों में, ठीक है। मैरिजेस में, मैरिजेस जो थी वो एक सोशल बॉन्ड की तरह देखा जाता था, मतलब पर्सनल की जगह वो एक सोशल बॉन्ड की तरह देखा जाता था। रिलीजियस सैंक्शन ऑफ मैरिज, जो चर्च थी वो मैरिज को एक सैक्रेड बॉन्ड मानती थी, मानती भी अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट उस टाइम का हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने थी बोल दिया। सैक्रेड बॉन्ड मानती थी। मैरिटल रिलेशन जो थी वो रिलीजियस रूल्स के बेसिस पे चलते थे, और डाइवोर्स रिस्ट्रिक्टेड थे। मोरल वैल्यूज़, मैरिड लाइफ में मोरल वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करना और रिलीजन को एम्फेसाइज करना, रिलीजन का बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था मैरिज में, ठीक है, और मोरल वैल्यूज़ का। डाउरी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, अरेंजमेंट डाउरी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो क्या कहते हैं वो इंटीग्रल, बेसिकली एकदम मैरिज से जुड़ा हुआ चीज़ था, है ना, इंटीग्रल पार्ट था मैरिज का। क्या? डाउरी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। डाउरी जो था वो इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करता था फैमिलीज़ के बीच में, और मैरिज जो है वो एक मीन ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक माध्यम भी माना जाता था। मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में और सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। मतलब डाउरी और प्रॉपर्टी एकदम नेसेसरी था, होता ही होता था, ठीक है, फंडामेंटल पार्ट था इसका। डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर रोल, मैरिज के बाद मैन जो थे वो फैमिली के प्रोटेक्टर कंसिडर किए जाते थे और ब्रेड विनर। विमेन जो थी उनको क्या कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट, बच्चे रेज करना, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिलती थी। सोशल रोल्स जो थे वो क्लियरली डिफाइंड थे। इसने पेट्रियार्की सिस्टम और ज़्यादा इसको रीइंफोर्समेंट मिली और विमेंस फ्रीडम लिमिटेड रही। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फैमिली एंड मैरिजेस,
इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने जो मैरिज का और फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसको खूब इन्फ्लुएंस किया। जो भी प्रोटेस्टेंट थिंकर थे वो क्या कहते हैं, फैमिली को एक फंडामेंटल यूनिट मानते थे सोसाइटी का, तो मैरिड लाइफ को ग्रेटर इम्पोर्टेंस देते थे। और क्या कहते हैं, मोरल डिसिप्लिन फैमिली के अंदर होनी चाहिए, इस पे खूब एम्फेसिस होने लगा, इस पे एम्फेसिस इंक्रीज़ हो गया। इससे क्या हुआ कि एक फैमिली रिलेशनशिप का नया इंटरप्रिटेशन निकल के आया। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अफेक्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज। जो सिटीज़ में ग्रोथ और जो ट्रेड में एक्सपेंशन हो रहा था वो फैमिली स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर रहा था। स्मॉल फैमिलीज़ का नंबर बढ़ गया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का जो एक होता है ना भाव जो होता है वो लोगों के बीच में डेवलप होने लगा, और ट्रेडिशनल जो जॉइंट फैमिली थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। चेंजेस इन द एज ऑफ मैरिज, बहुत सारे यूरोपियन रीजन में मैरिज जो है वो लेटर मतलब बाद में होने लगी। मैरिजेस क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद मैरिज होना चाहिए, इसकी टेंडेंसी बढ़ गई। इससे फैमिली प्लानिंग भी इम्पैक्ट हुआ और जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा था उसका पेस भी अफेक्ट हुआ, और चेंजेस अकर्ड इन सोशल बिहेवियर। लिमिटेड चेंज इन विमेंस रोल, कुछ एजुकेटेड एंड अपर क्लासेस विमेन को ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, वो लिटरेसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ विमेन थी वो अभी भी डोमेस्टिक रोल्स तक ही सीमित रह गई, और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर परसिस्ट तब भी करा, और चेंजेस बहुत लिमिटेड और स्लो थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, समय के साथ पर्सनल रिलेशनशिप और इमोशनल बॉन्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में इसको इम्पॉर्टेंट हो गए। फैमिली जो थी वो इकोनॉमिक क्या कहते हैं, फैमिली सीज टू बी मेयरली एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सेंस ऑफ अफेक्शन एंड कोऑपरेशन ग्रो विद इन फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में एक अफेक्शन और कोऑपरेशन का सेंस भी बढ़ने लगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके अलावा अफेक्शन और कोऑपरेशन का क्या कहते हैं जो सेंस है, जो भाव है वो बढ़ने लगा, और जो मैरिटल रिलेशनशिप का जो नेचर है वो बदलने लगा। तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फैमिली वाज स्ट्रेंथन। कंक्लूजन में आप लिख लेना फैमिली एंड मैरिजेस कैसे कैसे चेंज हुआ, किस किन रीज़नों से चेंज हुआ, ठीक है, ये सब लिख के आप कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पीपल इन अर्ली मॉडर्न यूरोप वेर लूजिंग देयर बिलीफ इन मैजिक एंड विचक्राफ्ट एक्यूजेशन। हाँ, कॉमेंट एक्सप्लेन द चेंज इन माइंडसेट दैट अकर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न यूरोप। बेसिकली उस टाइम पे मैजिक और विचक्राफ्ट जो होते थे एक्यूजेशन लगती थी, उस पे जो मतलब मैजिक और विचक्राफ्ट पे लोगों का बिलीफ कम होने लगा, है ना। तो बेसिकली उस टाइम पे माइंडसेट में क्या चेंजेस हुआ था यूरोप में अर्ली मॉडर्न पीरियड में, उस पर बात करनी है। इंट्रोडक्शन, जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था वो 16 to 18 सेंचुरी के बीच में था। इंटेलेक्चुअल सोशल कल्चर चेंजेस हुए यूरोप की हिस्ट्री में। मेडाइवल सोसाइटी ने क्या कहते हैं सॉर्सरी सुपरस्टिशन विचक्राफ्ट का बिलीफ खूब था। बहुत सारे मैन और विमेन थे जो उनको विचक्राफ्ट के लिए मतलब बेसिकली वो विचक्राफ्ट करते हैं, तो उन पे एक्यूजेशन लगाए जाते थे और उनको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन रिनाइसेंस के इन्फ्लुएंस में आके और साइंटिफिक रेवोल्यूशन इनलाइटमेंट मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं लोगों के माइंडसेट में। और एक जब धीरे धीरे रीज़न साइंस और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग का जब कल्चर आया तो लोगों की मानसिकता बदलने लगी इन सब मैटर पे, ठीक है। किस मैटर पे? सुपरस्टिशन, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, इन सब मैटर पे। बैकग्राउंड ऑफ बिलीफ रिगार्डिंग मैजिक एंड विचक्राफ्ट, इसके बिलीफ के पीछे की कहानी क्या है। प्रिवेलेंस ऑफ सुपरस्टिशन, मेडाइवल यूरोप में पीपल जो थे वो क्या कहते हैं एट्रीब्यूटेड नेचुरल डिजास्टर, डिजीज़, अनफॉर्चुनेट इवेंट टू सॉर्सरी एंड विचक्राफ्ट। लोग इन सब चीज़ों का क्रेडिट बेसिकली विचक्राफ्ट और सॉर्सरी को दे देते थे, ठीक है। जब होता था ये सब कुछ क्या क्या नेचुरल डिज़ास्टर, डिजीज़, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, कुछ भी होता था उसको क्रेडिट बेसिकली विचक्राफ्ट और सॉर्सरी को मिल जाता था, ठीक है। बेसिकली सॉर्सरी मतलब क्या होता है, जो भी स्पेल वगैरह होता है ना, स्पेल हो गया या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हो गया, इविल या डार्क फोर्सेस आप समझ लो, उसको क्रेडिट दे दिया जाता था। क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज की कमी थी, लोग सुपर नेचुरल पावर को मानते थे और एक फियर और इनसिक्योरिटी की भावना लोगों में बनी रहती थी। स्प्रेड ऑफ विचक्राफ्ट एक्यूजेशन, 16th and 17th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने विचक्राफ्ट
थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर, लोग बहुत सारे लोगों मतलब विचक्राफ्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों पे विचक्राफ्ट की एक्यूजेशन लगी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों पे, विमेंस पे स्पेशली, उनको स्पेशली टारगेट किया गया और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को बोल दिया जाता था कि यही डेविल से बेसिकली टाइज है, ऐसा बोल दिया जाता था। और बहुत उसमें बहुत सारी वुमेन्स को डेथ सेंटेंस मिलती थी। तो ये एक सोशल फियर और रिलीजियस फैनेटिसिज्म का बेसिकली रिजल्ट था, ये कॉन्सिक्वेंस था। रोल ऑफ द चर्च, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो थी वो विचक्राफ्ट को एक जेन्युइन थ्रेट की तरह देखती थी, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो विचक्राफ्ट को एक जेन्युइन थ्रेट की तरह देखती थी। विचक्राफ्ट ट्रायल भी होते थे चर्च में और कोर्ट्स में। रिलीजियस बिलीफ लेंट लेजिटिमेसी टू दीज एक्यूजेशन, ठीक है। जो भी रिलीजियस बिलीफ जो होते थे, मतलब बेसिकली वो उसको और ज़्यादा सही प्रूव कर देते थे। और सॉरी, रिलीजियस बिलीफ लेंट लेजिटिमेसी, ये जो एक्यूजेशंस होते थे उनको बेसिकली सही है ऐसा लोगों को महसूस होने लगता था। इससे जो लोगों के भी अंदर डर का भावना था और सुपरस्टिशन जो होता है ना वो बढ़ गया था। सोसाइटल टेंशन, सोशल टेंशन एंड एक्यूजेशन, विचक्राफ्ट एक्यूजेशन जो थे वो उनको क्या कहते हैं, फेमाइन, एपिडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस जब भी आती थी उस टाइम पे एक्यूजेशन लगा दिया जाता था, ठीक है। वल्नरेबल और जो मार्जिनलाइज मेंबर ऑफ सोसाइटी थे उनको मतलब वो बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट होते थे इससे। और एक्यूजेशन जो था वो क्या कहते हैं, पर्सनल, मतलब होता है ना अपना पर्सनल वेंडेट के चक्कर में एक्यूजेशन किसी पे भी लगा दिए हैं। मेरा किसी से पट नहीं रहा है तो अगर कुछ फेमाइन, एपिडेमिक्स कुछ भी हिट हुआ तो मैं जाके उस पर ब्लेम लगा दूंगी कि ये विचक्राफ्ट कर रहा है, कर रही है, कुछ ऐसा है ना। तो ऐसा भी होता था। सोशल टेंशन इससे एस्केलेट हो जाता था। और जुडिशियल प्रोसेस में भी इम्पार्शियलिटी, जो इम्पार्शियलिटी होती है उसकी कमी थी। स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन विमेंस बोर द ब्रंट ऑफ विचक्राफ्ट एक्यूजेशन, विमेंस ने खूब सहा है विचक्राफ्ट एक्यूजेशन। दे वेर परसीव्ड एज वीक एंड प्रॉन टू सुपरस्टिशन, वो उनको कमज़ोर समझा जाता था और सुपरस्टिशन ईज़िली उन पे बेसिकली सुपरस्टिशियस वो होती थी और उनको कमज़ोर भी समझा जाता था, है ना। तो सोशल प्रीजुडाइज जो थी उनको, मतलब सोशल प्रीजुडाइज का वो इजी टारगेट थी। और एलिगेशंस मतलब जो भी जो विचक्राफ्ट का एलिगेशन उन पे ईजिली लग जाता था। और ज़्यादा इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ जाती थी और विमेन का स्टेटस सोसाइटी में अफेक्ट होता था, ठीक है। तो विमेन यहाँ पे डेविल्स के साथ, डेविल के बराबर बेसिकली देखी जाती थी, क्लोज टू डेविल, क्योंकि उनको कमज़ोर समझा जाता था, वो वीक है ऐसा माना जाता था। की रीजंस क्या है माइंडसेट शिफ्ट में? इम्पैक्ट ऑफ रिनाइसेंस, रिनाइसेंस ने ह्यूमनिज्म और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। लोगों ने एंशंट नॉलेज को पढ़ा और आइडिया मतलब कि रीजनिंग करी, उन जो आइडियाज़ थे उसको रीज़न किया, उस पर क्वेश्चन उठाया, सुपरस्टिशन पे सवाल उठाया। और एजुकेशन और नॉलेज स्प्रेड, फॉस्टरिंग एजुकेशन और नॉलेज लोगों के बीच में बढ़ी इससे, और लोगों की होता है ना क्रिटिकल माइंडसेट लोगों के अंदर हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने क्या कहते हैं नेचुरल फिनोमेनन के लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया था। गैलीलियो गैलीलाई, आइजैक न्यूटन, इन जैसे साइंटिस्ट ने एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशन को इम्पोर्टेंस दी थी। और लोग क्या कहते हैं इवेंट को नेचुरल लॉ के थ्रू समझने लगे, मैजिक की तरह नहीं देखते थे। और फेथ, साइंस में फेथ बढ़ने लगा और सुपरस्टिशन कम होने लगा। इम्पैक्ट ऑफ द इनलाइटमेंट मूवमेंट, इनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो रीज़न, इंडिपेंडेंट थॉट, साइंटिफिक आउटलुक, इन सब को प्रमोट करते थे। और सुपरस्टिशन, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मतलब जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होता था इन सबको क्रिटिसाइज़ करते थे, लोगों को एनकरेज करते थे रैशनल डिसीजन बनाने के लिए। तो जो नॉलेज और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस था वो बढ़ा सोसाइटी में और सोसाइटी और ज़्यादा अवेयर हो गई। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल प्रोसेसेस जो थी वो समय के साथ इम्प्रूव हुई। एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन, टॉर्चर के थ्रू कन्फेशन निकलवाना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होने लगी। और जो एविडेंस बेस्ड जस्टिस सिस्टम को एम्फेसिस मिलने लगा। इससे विचक्राफ्ट की जो मतलब विचक्राफ्ट एक्यूजेशन की जो क्रेडिबिलिटी थी वो कम होने लगी और जुडिशियल इम्पार्शियलिटी भी बढ़ गई, ठीक है।
स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग और प्रेस में भी डेवलपमेंट हुआ था, तो बुक्स एंड आइडियाज़ आने लगे और ज़्यादा, तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। लोग जो थे वो क्या कहते हैं नई साइंटिफिक और फिलोसफिकल आइडियाज़ एक्वायर करने लगे, नॉलेज स्प्रेड और एक्सपेंड होने लगा। इससे रैशनल थिंकिंग लोगों में डेवलप हुई और इसने सुपरस्टिशन को रिप्लेस कर दिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए लोगों के माइंडसेट शिफ्ट के? विचक्राफ्ट एक्यूजेशन में डिक्लाइन हो गया। लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी के मतलब हाफ के बाद और 18th सेंचुरी में जो विचक्राफ्ट एक्यूजेशन था वो कम होने लगा। कोर्ट जो थी वो क्या कहते हैं उन सारे केसेस को इतना सीरियसली नहीं लेती थी और जो एक्यूजेशन का जो नंबर था वो गिर गया। और पब्लिक जो थी इन एजुकेशन मतलब ये जो एक्यूजेशन होता था उनमें पब्लिक का बिलीफ भी कम हो गया, तो इवेंचुअली ये जो प्रैक्टिस था वो डिसअपियर ही हो गया कम्प्लीटली। डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक आउटलुक, लोग जो थे वो नेचुरल फिनोमिनन को एक साइंटिफिक बेसिस पे देखने लगे, एक्सप्लेन करने लगे। रीज़न एंड इम्पोर्टेंस वाज अकॉर्डेड टू एविडेंस, रीज़न और एविडेंस को एक होता है ना इम्पोर्टेंस मिलने लगी और साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेजमेंट मिली, तो नया फील्ड ऑफ नॉलेज भी डेवलप हुआ और मॉडर्न साइंस के लिए मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन भी स्ट्रेंथन हुआ। इंक्रीज़ इन रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो था वो इनलाइटमेंट साइंटिफिक आइडियाज़ इन सब के अंदर में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कम हो गया। टॉलरेंस डाइवर्स मतलब अलग अलग होता है ना रिलीजन के टुवर्ड टॉलरेंस इंक्रीज़ हुआ। लोग क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एम्ब्रेस करने लगे और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो गया, सोसाइटी और ज़्यादा लिबरल हो गई। इंकरेजमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, नए माइंडसेट जो थे वो सोशल इविल्स को क्रिटिसाइज़ करने लगे, अनजस्ट प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करने लगे और ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के अराउंड रिगार्डिंग जो आइडियाज़ थे वो इवॉल्व होने लगे। एजुकेशन और रिफॉर्म मूवमेंट को मोमेंटम स्पीड पकड़ा, सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो गई, मॉडर्न वैल्यूज़ डेवलप हुए। फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न यूरोप, ये शिफ्ट जो थी लोगों के माइंडसेट में, ये जो शिफ्ट हुआ उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्न यूरोप को शेप करने में। वैल्यूज सच एज डेमोक्रेसी, साइंस, ह्यूमन राइट्स, इसको ये स्ट्रेंथ मिला और सोसाइटी जो थी और रीजंस और रैशनैलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी और प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एक्सेलरेट हो गया है और यूरोप का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को नई हाइट मिली। कंक्लूज़न में आप लिख देना क्या होता था, क्यों होता था, किस पे होता था, ये विचक्राफ्ट का एक्यूजेशन कहाँ लगाया जाता था, विचक्राफ्ट हो रहा है या मैजिक है वो क्यों लोग मानते थे और कैसे इसमें चेंज आया। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, अब मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगी। आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, what process driven by advances in navigation and cartography brought European power into sustained contact with the America, Africa and Asia from the late 15th century onward? what process बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के 5 जो सिग्निफिकेंट सेंटर थे वो बताना है। इनलाइटमेंट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर के उसके बारे में बात करनी है, अर्ली मॉडर्न यूरोप में। ठीक है, प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में बात करना है। ठीक है, उस टाइम पर अब 5 मेजर सिटीज़ जो थी मैप पे मार्कअप करना था, उसमें क्या कहते हैं कौन कौन सी सिटीज़ थी? फ्लोरेंस इटली, रोम इटली, लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये सारी एंड एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स, ये 5 सिटीज़ थी। फ्लोरेंस, लियोनार्डो दा विंसी, फ्लोरेंस में लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकल एंजेलो, ये 2 प्रोमिनेंट फिगर्स हुए। ये लियोनार्डो दा विंसी ग्रेट आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे रेनेसांस पीरियड में। उनका फेमस पेंटिंग कौन कौन सा है? मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो जो थे वो स्कल्पचर, पेंटर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बनाई है सिस्टीन चापेल।
रोम की बात करेंगे, गैलीलियो गैलीलाई, उन्होंने क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज़ की है टेलीस्कोप यूज़ करके, और ही इज़ कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ मॉडर्न साइंस। राफेल जो थे वो एक फेमस पेंटर थे रेनेसांस पीरियड में, उनकी पेंटिंग जो थी वो एक्सेलेंट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी बैलेंस रियलिज्म थी। ये आपको बेसिकली रटना है, इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। लंदन में विलियम शेक्सपियर और आइजैक न्यूटन थे। शेक्सपियर बहुत अच्छे इंग्लिश लिटरेचर पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर के, और ग्रेट प्ले राइट थे। उनका वर्क जो है वो आज भी पढ़ा जाता है, समझा जाता है पूरे अराउंड द वर्ल्ड में। आइजैक न्यूटन जो थे वो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन दी है, और मॉडर्न साइंस की जो फाउंडेशन है उनकी डिस्कवरीज़ ने उसको स्ट्रेंथन किया है। पेरिस में वोल्टायर थे और मॉन्टेस्क्यू थे। वोल्टायर एक प्रोमिनेंट थिंकर थे और इनलाइटमेंट एरा के राइटर थे। उन्होंने रिलीजियस इंटॉलरेंस और ऑटोक्रेटिक रूल को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने एक थियरी दी है सेपरेशन ऑफ पावर की, और इनका आइडिया जो है मॉन्टेस्क्यू का मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक बेसिस है। एम्स्टरडैम देखते हैं, बारूच स्पिनोज़ा वन ऑफ द लीडिंग फिलोसोफर थे इनलाइटमेंट एरा के। उन्होंने रीज़न और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट किया। रेम्ब्रांड जो थे वो एक ग्रेट पेंटर थे डच गोल्डन एज के, ठीक है, और उनका जो आर्ट है वो एक बहुत ही उसमें उनके जो लाइट और शेडो का जो यूज़ करते थे वो बहुत रिमार्केबल था। कंक्लूज़न में आप ये सिटीज़ के नेम लिख देना, थिंकर्स लिख देना, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो करके आप कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जोहान्स केपलर, वोल्टायर और विलियम शेक्सपियर के बारे में ब्रीफ नोट्स लिखना है। जोहान केपलर कौन थे? 1571 टू 1630 इनका पूरा जीवन काल रहा है। एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम पे। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिए हैं प्लानिटरी मोशन प्रूव करते हुए कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट पे। उनका वर्क ने एक मतलब होता है ना निकोलस कॉर्पेनिकस की हेलियोसेंट्रिक थियरी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह काम किया था। केपलर्स की डिस्कवरी ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में बहुत उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, और वन ऑफ ही इज़ काउंटेड अमंग द की पायोनियर ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वोल्टायर 1694 टू 1778 तक इनका जीवन काल रहा। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं और राइटर हैं इनलाइटमेंट एरा के। उन्होंने रिलीजियस इंटॉलरेंस, सुपरस्टिशन, ऑटोक्रेटिक रूल इन सबको क्रिटिसाइज़ किया था, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रैशनलिज्म और ह्यूमन राइट चैम्पियन किया था। उसमें बेसिकली बहुत माहिर थे। उनकी राइटिंग जो थी वो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, सोशल रिफॉर्म, यूरोप के अंदर इन सब पे बेस्ड थी, और वो लीडिंग फिगर ऑफ इनलाइटमेंट मूवमेंट कंसिडर करे जाते थे। विलियम शेक्सपियर जो थे उनकी जीवनी 1564 टू 1616 रही है, ठीक है, एंड ही वॉज वो बहुत अच्छे प्ले राइट थे और पोइट थे इंग्लिश लिटरेचर के। वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस लिखे जैसे हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, इतने मतलब वर्ल्ड रिनोन्ड प्लेस लिखे हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन इमोशंस, लव, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, मोरल डिलेमा, इनको उनके काम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। शेक्सपियर जो थे वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को ही एलिवेट किया है और उसको नई होती है ना नए हाइट्स पे पहुंचाया है। दे आर काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। यहीं पे हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म। ये सब्जेक्ट का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेस करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart and crush your exams. See you in the next video. Bye bye.